इस लड़के का नाम अकीरा है, जो कि अपनी स्ट्रेसफुल जॉब की वजह से अपनी जिंदगी से त्रस्त हो गया था। पर जब एक दिन अचानक से एक ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल जाता है, तब वो खुल के जीने का फैसला करता है। इस एपोकलिप्स के फैलने से पहले अकीरा अपनी जॉब के फर्स्ट डे पर ऑफिस जाता है। वो धोखे से ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की साउरी से टकरा जाता है और उसे देखते ही फ्रीज हो जाता है। वो उसको ऑफिस में वेलकम करती है और बोलती है कि अगर उसे ऑफिस में कुछ काम हो तो वो उसकी मदद कर सकती है। ऑफिस खत्म होने के बाद अकीरा और उसके कोवर्कर्स एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ड्रिंक करते वक्त वो साउरी को दोबारा से नोटिस करता है। उसे इंप्रेस करने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वो उसके टाइप की है। हालांकि अपनी लेट नाइट सेलिब्रेशन के बाद घर जाने के बजाय सब लोग खड़े हो जाते हैं और ऑफिस वापस से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अकीरा भी ऑफिस वापस आता है और सभी को देर रात तक काम करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो कई दिनों तक ऑफिस में बैठकर काम करता है और जब आखिर में घर जाता है तो सीधा जाके सो जाता है। उसे समझ आ गया था कि उसकी कंपनी कॉर्पोरेट की उन कंपनियों में से है जो कि अपने एम्प्लॉयज की जान चूस लेती हैं। एक साल में वो कई चीजें नोटिस करता है, जैसे कि वर्कर्स काम करते करते ऑफिस में ही सो जाते हैं और ना तो उन्हें वेकेशन मिलती है और ना ही उनकी पेमेंट टाइम पर आती है। ऑफिस के दूसरे साल में वो चाह रहा था कि एक मिसाइल आकर ऑफिस को उड़ा दे, पर उसी वक्त अकीरा देखता है कि साउरी उसके पास लंच लेकर आई है। वो अभी तक पागल सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो डेली उसके सामने रहती है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है। हालांकि अकीरा को यह भी पता चलता है कि उनका बॉस डेली उस लड़की को अपने कमरे में बुलाता है और उसका फायदा उठाता है। 30 साल तक वो डिप्रेशन की आखिरी स्टेज में जा चुका था। हर रोज वो सिर्फ इस उम्मीद से सोता था कि वो अगले दिन उठे ही ना। जब वो अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है तो देखता है कि उसके अपार्टमेंट की किस्त जानी है। वो बिल्डिंग के मैनेजर के अपार्टमेंट जाता है और कई बार डोर पर नॉक करता है, पर कोई बाहर नहीं आता। डोर खुला हुआ था, इसलिए अकीरा अंदर आता है और देखकर हैरान हो जाता है कि एक आदमी एक लड़की को कच्चा खा रहा है। आदमी उसकी तरफ कूद पड़ता है, जिस वजह से अकीरा को बाहर निकलना पड़ता है। पर बाहर तो और भी लोग उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अकीरा को समझ आ जाता है कि वो ज़ॉम्बीज़ हैं, पर उसे ये भी समझ आ जाता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना होगा और उसकी बेरंग दुनिया में खुद ब खुद रंग भर जाते हैं। उसे सालों बाद इतना फ्री फील हो रहा था कि वो अपार्टमेंट से कूद जाता है और मुस्कुराते हुए वहां से भाग जाता है। वो कई सालों में पहली बार खुल के जी पा रहा था, क्योंकि पहली बार वो ऑफिस नहीं जा रहा था। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था और सोच तक नहीं पा रहा था कि वो आखिर करे क्या। तभी उसे साउरी की याद आती है और वो सोचता है कि क्या वो ठीक होगी। अकीरा को उस वक्त इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो उसके बॉस की रखेल है, बस उसे साउरी को एक बार देखना था। वो साइकिल दौड़ाते हुए उसके अपार्टमेंट जाता है। अकीरा अपनी फीलिंग्स उसे बताने के लिए इतना बेताब था कि बिल्डिंग ज़ॉम्बी से भरी हुई होने के बावजूद वो उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वो बेल बजाता है पर कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो डोर खोलता है और देखता है कि पहले ही से किसी आदमी के जूते वहां पड़े हुए हैं। अचानक से उसका बॉस अंडरवेयर में वहां आता है और वो पहले ही एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा अपनी टाई निकालता है और वही कहता है जो कि हर एक नौकरी करने वाला आदमी अपने बॉस को कहने के लिए तड़पता है। वो बोलता है कि मैं 2 कौड़ी की जॉब को लात मार रहा हूँ, और फिर वो पूरा दम लगा के अपने बॉस को खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर तभी वो साउरी को वहां देखता है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वो रोते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, पर वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे छोड़कर उसे जाना पड़ता है। उस शाम अकीरा एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठता है। वो एक ड्रिंक लेता है और पूरा स्वाद लेकर उसे पीता है। उसे रियलाइज होता है कि अब उसे दोबारा से कभी काम पर नहीं जाना पड़ेगा, पर यह भी है कि वो कभी भी मर सकता है। स्टोर के अंदर जाके वो एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो 100 चीजें लिखता है जो कि उसे मरने या फिर ज़ॉम्बी बनने से पहले करनी थी। कुछ दिनों बाद अकीरा को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसका सीनियर काम समय से ना करने के लिए उस पर चिल्ला रहा था, और अकीरा बेचारा इतना काम करता है जिस वजह से उसके हाथों से खून आने लगता है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और उसे याद आता है कि उसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से काम पर नहीं जाना। इतना सोच कर ही वो खुश हो जाता है और 3 साल में पहली बार अपने कमरे को साफ करने का फैसला करता है। जब वो पूरा कमरा साफ कर लेता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे कितने समय बाद इस तरह की आजादी और खुशी महसूस हुई है। कमरे को साफ देखकर उसका मन फिर से खुश हो जाता है। फिर वो एक कैन बियर उठाता है और उसे सीधा गटक जाता है। उसे खुशी थी कि वो काम पर जाने के बजाय घर पर पड़े बियर पी रहा है। पीते हुए वो देखता है कि पूरा टोक्यो ज़ॉम्बीज़ के कहर की वजह से लगभग तहस नहस हो चुका है। उसे फ्यूचर की चिंता हो रही थी, पर वो सोचता है कि अरे छोड़ो फ्यूचर की टेंशन, एक बियर और ढकेल लेता हूँ। हालांकि जब वो बियर निकालने के लिए फ्रिज खोलता है तो पाता है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। बंदा ज़ॉम्बीज़ को देखकर उतना नहीं डरा था जितना कि खाली फ्रिज को देखकर खौफ में आ जाता है। अब उसको बियर तो पीनी थी, पर जब वो बाहर देखता है तो पाता है कि सारी सड़कें ज़ॉम्बी से भरी हुई हैं। दूसरी ओर एक अपार्टमेंट में हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें चिंता हो रही थी कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। आदमी लड़की को शांत करने की कोशिश करता है, पर लड़की की हड़बड़ी और स्ट्रेस की वजह से वो भी पैनिक कर जाता है। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बालकनी में जाता है और अकीरा को पाइप से नीचे उतरते हुए देखकर हैरान हो जाता है। अकीरा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि अपार्टमेंट के बाहर ज़ॉम्बीज़ खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, इसलिए वो अपनी बगल वाली बालकनी के पाइप से नीचे आ रहा है। आदमी उसे अंदर आने का ऑफर करता है, पर अकीरा मना कर देता है और कहता है कि उसे दुकान जाना है। वो दोनों तो दंग रह जाते हैं, पर फिर पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए कुछ राशन पानी ले आएगा। अकीरा मान जाता है और साइकिल उठा के निकल जाता है और नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसे पता था कि अगर उन्हें उसे घेर लिया तो वो दबोच लिया जाएगा और मारा जाएगा, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ बियर चाहिए थी। जब वो स्टोर तक पहुंच जाता है तो वो बहुत खुश लग रहा था। वो तो मजे से अपना पसंदीदा गाना तक गुनगुना रहा था। अंदर अकीरा एक लड़की को देखता है। गौर से देखने पर वो पाता है कि वो कितनी सुंदर है। वो थोड़ा सा एम्बैरेस भी हो जाता है क्योंकि अजीब तरह से गाना गुनगुनाते स्टोर में घुसा था ना। वो धीरे से उससे बात करना शुरू करता है और बताते हैं कि वो इधर क्यों आया, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। उसके जाने से पहले वो उसका नंबर लेने की फिराक में था, पर लड़की मना कर देती है और बोलती है कि इस माहौल में कितना रिस्क है उसे उसका अंदाजा भी नहीं है। वो बेवकूफों की तरह जरूरत का सामान लेने की बजाय बियर ले रहा है। अकीरा कुछ बोल पाता उससे पहले ही ज़ॉम्बीज़ स्टोर में घुस आते हैं। वो तुरंत लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आता है, पर लड़की उसे पीछे घसीट कर जमीन पर पटक देती है, और जैसे ही वो ऐसा करती है तभी एक ट्रक स्टोर में घुसकर सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचल देता है। बिना ज्यादा कुछ बोले लड़की साइकिल उठाकर वहां से निकल जाती है। अकीरा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो इतनी सुंदर और कूल लड़की से मिल पाया।
जैसे ही वो बाहर निकलता है ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसकी साइकिल को ट्रक ने कुचल दिया था और अब वो सोच नहीं पा रहा था कि वो घर कैसे जाए। तभी उसे सड़क पर एक लवारिस स्कूटर खड़ा दिखता है। वो तुरंत उसे उठा लेता है और चाह रहा था कि शायद उसे इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए कि तभी रास्ते में उसे डेविड पुत्र 3000 खड़ी दिखती है और वो फिर से गाड़ी बदल लेता है और उसे पूरी स्पीड से दौड़ाता है। कुछ समय बाद अकीरा अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो उसी बाइक से ऊपर चढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि आज का दिन कितना अच्छा था। पर जब उस कपल की बालकनी में पहुंचता है तो पाता है कि उनके अपार्टमेंट पर हमला हो चुका है और वो मारे जा चुके हैं। रात में अकीरा न्यूज़ देखते हुए बियर पी रहा था। अब उसे सच में समझ आ चुका था कि जिंदगी कितनी छोटी है और उसे मरने से पहले भी बहुत कुछ करना है। वो अपनी बकेट लिस्ट वाली बुक को ओपन करता है और अपनी आगे की विशेष को लिखना शुरू करता है। बीच में उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो उनसे मिलकर उनके साथ समय बिताने की अपनी विश को भी उसमें ऐड कर देता है। अभी तक उसने 33 विश लिखी थी। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं। असल में सुबह जब अकीरा अपना अपार्टमेंट समेट रहा था तब इधर ये लड़की अपना वर्कआउट कर रही थी और जरूरत के विटामिन और प्रोटीन्स खा रही थी। जब उसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का पता चला तब वो खुद अपनी 100 डिश बनाने में जुट गई। लेकिन उसकी लिस्ट विश वाली नहीं थी बल्कि जान बचाने के 100 तरीके वाली थी। फिर वो कई सारे ज़ॉम्बीज़ की मूवी देखती है और अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज़ के ऊपर स्टडी करती है। वो बाहर टहल रहे ज़ॉम्बीज़ को दूरबीन से देखती है और अंदाजा लगाती है कि अगर वो कई तरह के ज़ॉम्बीज़ को एक साथ फेस करेगी तो फंस जाएगी। अब उसे जरूरत का सामान तो खरीदना था, इसलिए वो अपनी साइकिल उठाती है, कन्वीनियंस स्टोर चली जाती है और साइकिल का कैमरा सेट करती है ताकि आते जाते ज़ॉम्बीज़ पर नजर रख सके। बैटरी लेते वक्त वो अपनी मनपसंद मिठाई को देखती है। वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है पर बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसे मीठा नहीं खाना। उसी वक्त कैमरे का सेंसर किसी और की प्रेजेंस को नोटिस करता है और वो अकीरा को वहां देखकर हैरान थी। जब वो स्टोर में आता है तो वो उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रही थी और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। हालांकि वो ये देखकर शॉक थी कि वो जरूरत के सामान की जगह बियर ले रहा है। उसकी हलचल की वजह से ज़ॉम्बीज़ बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए और फिर वही हुआ जो अकीरा की साइड की स्टोरी की तरफ से हुआ था। लड़की हैरान थी कि ऐसा बोंदू लड़का भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइव कर सकता है। घर आकर वो सामान रखती है और ज़ॉम्बी के बिहेवियर को समझने के लिए फुटेज चेक करती है पर तभी उसे अकीरा की रिकॉर्डिंग मिलती है। वो उसे मुस्कुराते हुए देखती है जो कि कभी भी मर सकता था पर फिर भी बियर पाकर कितना खुश था। अकीरा को देखकर लड़की को थोड़ा रिग्रेट होता है कि काश उसने अपनी फेवरेट मिठाई लेकर जिंदगी को थोड़े मजे से जी लिया होता। शिंजुकू शहर में एक नाइट क्लब में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कोवर्कर के साथ मिलकर एक छोटी बच्ची को शांत कर रहा था जिसने अपने मम्मी पापा को खो दिया था। शो से टॉफी ऑफर करता है पर फिर भी वो रोना बंद नहीं करती। तभी शो का दोस्त वहां आता है और उसे बताता है कि ज़ॉम्बीज़ उनकी बिल्डिंग को घेर रहे हैं। शो धीरे से लड़की से बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए उसे जाना पड़ेगा और वो कांपने लगती है। शो ये नोटिस कर लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए वापस आएगा, जिससे लड़की शांत हो जाती है। फिर शो और उसके दोस्त हथियार और मोल्टो उठा लेते हैं ताकि वो बिल्डिंग को ज़ॉम्बीज़ से बचा सके। ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनके नजदीक आने लगता है। उनकी एक साथी को ज़ॉम्बी इन्फेक्ट कर देता है। इस दौरान अकीरा अपनी मोटरसाइकिल पर शिंजुकू आ जाता है। वो शहर को ज़ॉम्बी से भरा हुआ देखकर हैरान था पर फिर भी वो रुकता नहीं। वो वहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड केमचो को ढूंढने आया था। असल में कुछ घंटे पहले अकीरा की आँख खुली थी और उसने नोटिस किया था कि उसकी दाढ़ी उग रही है। वो उसे और अच्छे से उगाना चाहता था क्योंकि अपनी जॉब क्विट करने के बाद उसे खुद पर नई नई चीजें ट्राई करनी थी। वो मार्कर से खुद के चेहरे पर दाढ़ी बनाता है पर वो बेकार लग रहा था, इसलिए वो क्लीन शेव में रहने का फैसला करता है। फिर उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। अकीरा एक्साइटेड होकर फोन पर मैसेजिंग ऐप खोलता है। घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद वो बोर हो जाता है क्योंकि ज्यादा लोग बचे ही नहीं थे। तभी उसे अपने पुराने दोस्त केमचो की याद आती है। उसे पक्का पता था कि उसका दोस्त जिंदा होगा क्योंकि वो स्कूल के दिनों में बहुत ही मजबूत बंदा था। दूसरी तरफ हम केमचो को एक क्लब में छिपा हुआ पाते हैं। केमचो कमरे से बाहर झांकता है और देखता है कि हॉलवे पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। वो अपनी आखिरी पानी की बोतल भी पीकर खत्म कर देता है। इतने दिनों से भूखे रहने की वजह से वो पागल हो चुका था। ऊपर से जो लड़की उसने रेंट करी थी वो भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। हालांकि वो बंधी हुई थी इसलिए उसे कुछ उतना डरने वाली बात नहीं थी। तभी उसे अचानक से अकीरा की याद आती है जो कि उसके सारे गंदे जोक्स पर हंसता था। अचानक से उसका फोन बजता है और वो अकीरा की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अकीरा उससे बातें करता है और कहता है कि चिंता मत करो। वो इतने अच्छे से और कामली कहते हैं कि केमचो दंग रह जाता है। केमचो बताता है कि वो शिंजुकू में फंसा हुआ है और पूरे इलाके में ज़ॉम्बीज़ फैले होने की वजह से उसे कोई नहीं बचा सकता। पर अकीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केमचो से उसका एड्रेस सेंड करने को बोलता है और तुरंत फोन कट कर देता है। शिंजुकू जाते वक्त अकीरा को अपना पास्ट याद आता है उसके साथ का। कॉलेज में केमचो काफी पॉपुलर था और उनका बॉन्ड काफी तगड़ा था। सालों बाद केमचो रियल एस्टेट में घुस गया तो वहीं अकीरा उस घटिया वाहियात जॉब में ही रह गया। एक बार ऐसे रियूनियन डिनर में केमचो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डींगे हाँकता है। अकीरा चिल्ला पड़ता है और कहता है कि वो अपनी दोस्तों के सामने ऐसे शो ऑफ कर रहा है, जिसके बाद से ही उनकी दोस्ती खराब हो गई थी। अब अकीरा को रिग्रेट होता है कि उसने ऐसी जॉब में अपने सालों गवा दिए जिससे वो हेट करता था और केमचो को बचाकर वो उन खुशी के पलों को दोबारा से जी सकता है जैसे वो पहले जिया करता था। इधर शिंजुकू में सिर्फ शो बचा हुआ था, बाकी सब मर गए थे। वो हारी मान लेता है और सोचता है कि जो कुछ भी उसने जीते जी किया उसके सामने इस तरह की मौत तो जायज है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तभी एक गाड़ी का हॉर्न बहुत जोर से बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उससे दूर चले जाते हैं। शो को यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। केमचो के होटल वाले ज़ॉम्बीज़ भी बाहर निकलकर उस गाड़ी के पास जाते हैं। वो गाड़ी को घेर देते हैं और गाड़ी दब जाती है और वो गाड़ी अकीरा ने फोड़ी थी। आवाज सुनकर केमचो हॉलवे में आता है और देखता है कि वहां तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। वो किसी महफूज जगह की तलाश करने लगता है कि तभी पीछे से अकीरा आकर उसे डरा देता है। अकीरा उनकी फाइट के लिए उससे बहुत माफिया मांगता है और मान लेता है कि केमचो की सक्सेस को देखकर वो जल रहा था और उसकी एडवाइस ना लेना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। केमचो तो कंफ्यूज था कि अकीरा इतनी दूर सिर्फ माफी मांगने आया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ज़ॉम्बीज़ अकीरा की तेज आवाज सुनकर होटल में घुस आते हैं। उन दोनों को कोई और रास्ता ना होने की वजह से रूफ पर जाना पड़ता है। वो डोर को ब्लॉक तो कर देते पर वो ज्यादा देर वहां रह नहीं सकते थे। केमचो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि अब उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा, पर अकीरा का दिमाग अलग ही चल रहा था। वो केमचो को बताता है कि हमें दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदना पड़ेगा। केमचो बोलता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, पर अकीरा फिर भी कूद जाता है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगती। वो केमचो से भी कूदने को कहता है। केमचो रोते हुए बोलता है कि उससे नहीं हो पाएगा।
वो कन्फेस करता है कि उसे अपनी नौकरी से नफरत है। वो बताता है कि जो सारी चमक धमक सामने से दिखती है वो सब सिर्फ दिखावा है, उसकी सक्सेस और वेल्थ सब झूठी है, क्योंकि अंदर से वो पूरा खोखला है। सच्चाई तो ये है कि उसे रियल एस्टेट एजेंट कभी होना पसंद ही नहीं था, उसे तो असल में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था। अकीरा उसे दिलासा देता है कि दोस्त होने के नाते उसे एक बार उसकी एडवाइस सुननी चाहिए। वो केम्चो से कहता है कि उसे अपनी जॉब छोड़कर अपने असल सपने की ओर छलांग लगानी चाहिए। आखिर में केम्चो उसकी बात समझ जाता है और कुछ कदम पीछे जाकर दौड़कर बिल्डिंग से कूद जाता है। हवा तेज होने की वजह से उसके कपड़े उड़ जाते हैं और वो बिना कपड़ों के बंदर लग रहा था। अकीरा मुंह फाड़ के हंसने लगता है। बीच हवा में ही केम्चो को रियलाइज होता है कि उससे नहीं हो पाएगा और वो बिल्डिंग के किनारे से लटक जाता है। वो अकीरा को मदद करने के लिए आवाज लगाता है और जैसे ही वो गिरने वाला था तभी अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। उसे थोड़ी बहुत खरोंची आई थी पर ओवरऑल वो ठीक था। अकीरा को चिंता थी कि कहीं उसे ज़ॉम्बीज ने काट तो नहीं लिया, पर बेचारे केम्चो के छोटे हाथी में रगड़ लग गई थी जिस वजह से उसके आंसू रुक ही नहीं रहते। उस शाम दोनों बिना कपड़ों के छत पर आगी जला के बियर पीते हुए जिंदगी के सबसे अच्छे पल जी रहे थे। वो काम और उनके पहले की जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। केम्चो मान लेता है कि वो अकीरा को एडमायर करता है क्योंकि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने अपनी आजादी खुद पाई और हो सकता है कि वो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से भी बच जाए। कुछ दिनों बाद उसी छत पर अकीरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था और केम्चो खाना बना रहा था। असल में उन दोनों ने टोक्यो के बीच ही उस छत पर अपना कैंप बना लिया था। गेम खत्म करने के बाद अकीरा खाना ठूसता है और वो ठूस इसलिए रहा था क्योंकि वो खाना था ही इतना अच्छा कि उसका हाथ रुक ही नहीं रहा था। वो तो हैरान था कि केम्चो इतना अच्छा खाना बना लेता है। केम्चो बताता है कि लड़कियां चाहिए तो सबसे पहले खाना बनाना सीखो। अकीरा पगला जाता है और कसम खाता है कि उसे गलत साबित करने के लिए ऐसे माहौल में भी एक लड़की पा कर रहेगा। केम्चो उसे गुड लक बोलता है। अकीरा फिर से गेम्स खेलने चला जाता है और केम्चो उसकी 100 बकेट लिस्ट वाली बुक पढ़ता है। केम्चो को लग रहा था कि अकीरा जब ये लिस्ट बना रहा था तब शायद उसके दिमाग से काम का भूत उतरा नहीं था, क्योंकि जो चीजें उसने लिखी थी। फिर केम्चो खुद की भी कुछ विशेष लिखता है क्योंकि अकीरा ने अभी तक 100 विशेष नहीं लिखी थी। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है पर केम्चो उसे याद दिलाता है कि अगर अकीरा ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो आज शिंजुकू के किसी लव होटल में मरा पड़ा होता। ये सुनकर अकीरा उसे अपने आइटम्स लिखने देता है। फिर अकीरा लिखता है कि उसे एक बहुत बड़ा टीवी लेना है, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में अकीरा उससे पूछता है कि उसे स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना है। केम्चो एक्सप्लेन करता है कि भले ही वो अभी अपने सपने तक पहुंचने के लिए काफी दूर है, पर फिर भी उसे हमेशा से ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही बनना था। अकीरा को अपने खुद के बचपन के सपने की याद आने लगती है और वो सोचता है कि क्या किसी का ऑफिस में बैठकर काम करना भी सपने में माना जा सकता है। अकीरा अपनी बाइक रोक देता है क्योंकि आगे मलबा बिखरा होने की वजह से रोड जाम थी। वो देखते कि टीवी की दुकान बगल में ही है, पर तभी एक बेकाबू पेट्रोल ट्रक रोड में तोड़ फोड़ मचाते हुए इनकी ओर आने लगती है। अब वो ना तो आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। केम्चो घबरा जाता है और अकीरा से कुछ करने को बोलता है क्योंकि अगर वो ट्रक उन तक पहुंच गया तो पक्का दग जाएगा। अकीरा को एक आइडिया तो आया था पर उसमें रिस्क बहुत था। हालांकि तभी उसे उस लड़की की याद आती है और वो बिना देरी किए बाइक को एक रैंप पर दौड़ाते हुए बिल्कुल समय पर उछाल देता है और ट्रक को पार करके अंडरग्राउंड मॉल में घुस जाता है ताकि उस ब्लास्ट से बच सके। केम्चो को यकीन नहीं हो पा रहा था कि अकीरा जैसा बंदा इतना रिस्की आइडिया सोच सकता है। जब वो मॉल के और अंदर जाते तो ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेरने लगते हैं। तभी उन्हें एक दुकान दिखाई देती है और वो तुरंत बाइक छोड़कर शटर खोल के अंदर घुस जाते हैं और फौरन शटर गिरा देते हैं। केम्चो को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अकीरा कितना शांत है और ऐसे समय पर भी वो टीवी के बारे में सोच रहा है। तभी अचानक से उन पर फ्लैश लाइट चमकती है। वो फ्लैश इन तीनों लड़कियों ने चमकाई थी। जब उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है तब जाके वो चैन की सांस लेती हैं। एक लड़की घबरा जाती है और रोने लगती है कि अब वो हमेशा के लिए ही फंस गए हैं। केम्चो उसे शांत करता है और कहता है कि अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर बाकी सभी शांत हो जाते हैं और वो अल्कोहल वाले सेक्शन में जाके विस्की पीते और खाना खाते ताकि उनका मन शांत हो सके। अकीरा और केम्चो एक दूसरे की तरफ देखते क्योंकि उनकी वाइन एंड डाइन वाली एक विश पूरी हो गई थी। लड़कियां खुद को इंट्रोड्यूस करती है और नाम रेका, माकी और युकारी बताती हैं। वो तीनों ही फ्लाइट अटेंडेंट्स थी। अकीरा तो सन्न रह जाता है क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ खाना खाना भी उनकी बकेट लिस्ट में शामिल था। अकीरा युकारी से बात करने की कोशिश करता है और पूछते कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हालांकि युकारी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो ऐसी हालातों में भी ये सब पूछ रहा है। अकीरा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और केम्चो की मदद लेने की सोचता है, पर अपना केम्चो तो पहले ही माकी को फंसा चुका था। अकीरा से बिल्कुल अलग केम्चो लड़कियों के मामले में बहुत ऊपर था। उसका ह्यूमर, उसके लुक्स एकदम टॉप क्लास के थे। तभी अकीरा को केम्चो की छत पर कही हुई बात याद आती है कि लड़कियों को खाना बनाने वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। उसकी बातों से इंस्पायर होकर अकीरा सबके सामने आकर चिल्लाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एक सांस में टकीला की पूरी बोतल गटक जाता है। रेखा तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुद भी पीना शुरू कर देती है। अकीरा के सिर्फ उस एक स्टंट से कुछ ही देर में वहाँ का माहौल पूरा लाइवली हो जाता है। बाद में केम्चो और माकी इंटीमेट टाइम स्पेंड करने के लिए बेडरूम वाले एरिया में जाते हैं। दूसरी तरफ अकीरा बाथरूम में उल्टियां कर रहा होता है। युकारी उसकी मदद करने के लिए आती है। अकीरा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि गुस्सा होने के बाद भी वो उसकी मदद करने आई। उसे लगने लगता है कि कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगी है। वो कहती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो इतनी ज्यादा पी रहा था। फिर वो बताती है कि असल में उसका बॉयफ्रेंड है और उसे उससे मिलने का बहुत ज्यादा मन है। बेचारे अकीरा का सपना टूट जाता है, पर फिर वो खुश था कि कम से कम कुछ समय के लिए वो सब कुछ भुला के पी तो पाया। मेन एरिया में रेखा बोतल पे बोतल गटकी जा रही थी और अपना सारा दुख बाहर निकाल रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि उनके ग्रुप में जो आदमी था वो पहले से ही इन्फेक्टेड था। वो रेंगते हुए उसके पास जाता है और उस पर कूद पड़ता है। रेखा चिल्लाती है और केम्चो उसकी मदद करने के लिए जाना चाहता था, पर नशे में धुत माकी उसे जाने नहीं देती। वो उसे मनाता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। केम्चो देखता है कि रेखा ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। वो दौड़ के आती है और सीधा माकी को कच्चा चबा जाती है। केम्चो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी वजह से एक लड़की मारी गई, पर वो तब और ज्यादा घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड आदमी गायब हो चुका है। इस दौरान अकीरा और युकारी जीने पर बैठकर युकारी की फ्लाइट अटेंडेंट वाली जॉब के बारे में बात कर रहे थे। अकीरा उसकी बातों से रिलेट कर पा रहा था और बताता है कि उसकी जॉब भी बिल्कुल ऐसी ही थी। काम करते वक्त उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो किसी और का सपना जी रहा है। उसे ऐसा लगता था कि उसे तो ये कभी करना ही नहीं था।
युकारी भी बताती कि उसे भी अपनी जॉब उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी। अकीरा पूछता है कि उसका असली सपना क्या था। युकारी बताने ही जा रही थी कि तभी पीछे से वही इन्फेक्टेड आदमी उन पर धावा बोल देता है और युकारी को काट लेता है। अकीरा उसे जीने से धक्का तो दे देता है, पर युकारी उसे जाने हो गई थी। अकीरा बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि अभी अभी तो उनका बॉन्ड बना था और फिर ऐसे ही वो उसे छोड़कर चला जाएगा। युकारी उसकी पीठ चलाती और बोलती कि बचपन में जब वो प्लेन में पहली बार बैठी थी तो वो घबरा गई थी। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसकी पीठ चलाकर उसे ऐसे ही शांत किया था। उसी के बाद से उसने ठान लिया था कि वो फ्लाइट अटेंडेंट ही बनेगी। तभी उसे रियलाइज होता है कि शुरुआत से ही उसका सपना वही था। उसकी आखिरी पलों में कही हुई बातें सुनकर अकीरा रो पड़ता है। वो आदमी फिर से उन पर छलांग लगाता है, पर युकारी खुद को सेक्रीफाइस करके अकीरा की जान बचा लेती है। अकीरा बिलखते हुए वहाँ से भाग जाता है और तब तक भागता रहता है जब तक उसे केम्चो नहीं मिल जाता। उसे देखकर अकीरा की जान में जान आती है। केम्चो बोलता है कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि बाकी सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो टीवी लेकर बाहर निकल जाते हैं और खुशकिस्मती से तब तक लगभग सारे ज़ॉम्बीज वहाँ से जा चुके थे। उस शाम जब केम्चो खाना बना रहा था तब वो बताता है कि उस फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर वो अंदर से सहम गया। इस दौरान अकीरा केम्चो और युकारी की कही हुई बचपन के सपने वाली बात को याद कर रहा था। उसे ख्याल आता है और वो लिस्ट में एक और विश को ऐड करता है, जो कि थी अपने बचपन के सपने को याद करना। जब अकीरा छोटा था तब एक बार उसने अपने एक दोस्त के कुत्ते को हाई स्कूल के कुछ बदमाश बच्चों से बचाया था। उस वक्त वो खुद को अकीरा कर बुलाता था, इंसाफ का रखवाला जिसे किसी से डर नहीं लगता। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो बस एक सपना था। उस शाम केम्चो अकीरा को बताता है कि लगभग पूरे जापान में ज़ॉम्बीज का कहर फैल चुका है, पर होकाइडो के कुछ कस्बे अभी भी सेफ है, जिसका मतलब अकीरा का परिवार अभी भी जिंदा हो सकता है। कुछ समय बाद केम्चो को अपने बाल सुनहरे करने का भूत सवार हो जाता है। उसका कहना था कि अकीरा से इंस्पायर होकर उसे भी अपनी पुरानी जिंदगी से मूव ऑन करना है और तो और एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए उसे अच्छा भी तो दिखना जरूरी है। केम्चो के नए लुक को देखकर और युकारी की बचपन के सपने वाली बात को याद करके अचानक अकीरा केम्चो को बताता है कि उसे सुपर हीरो बनना है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे हमेशा से बैटमैन और स्पाइडरमैन की तरह कोई सुपर हीरो बनना था। वो बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना अपनी चिंता किए दूसरों को बचाते थे। वो बताता है कि उसे लोगों की मदद करनी है, फिर चाहे जो हो जाए, और उसका मकसद इंसानियत को ज़ॉम्बीज के कहर से बचाना है। केम्चो अकीरा को किसी बात को लेकर इतना एक्साइटेड देखकर हैरान था और वो पूरे दिल से उसका सपोर्ट करता है। अब अकीरा मक्कड़ बालक तो था नहीं जो अपनी कलाई से मकड़ी के जाले निकाले, पर फिर भी उसने ज़ॉम्बीज को हराने का तरीका खोज लिया है। वो दोनों एक्वेरियम जाते हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा मजा भी आ रहा था क्योंकि वो पहली बार एक्वेरियम के पीछे वाले रास्ते में गए थे। केम्चो को घबराहट हो रही थी क्योंकि एक्वेरियम की हालत काफी खराब थी और वो कभी भी गिर सकता था। घूमते घूमते अकीरा को वो चीज मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी, जो कि था स्पैंडेक्स सूट। जो सूट वो स्विमर लोग पहनते ना, वैसा। फिर अकीरा ने उसे स्प्रे पेंट करके एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में बदल दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बस में फंसे हुए हैं। सब घबरा रहे थे कि अब वो क्या करेंगे, पर ड्राइवर बोलता है कि उन्हें ज़ॉम्बीज के जाने तक वेट करना चाहिए। अचानक से एक आदमी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और बाकी सब पर हमला कर देता है। सभी लोगों को ना चाहते हुए भी बस से भागना पड़ता है और बाहर निकलते ही ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। एक लड़की दूर भागने में कामयाब हो जाती है और एक्वेरियम की ओर भाग जाती है, पर तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उसका काम तमाम करने वाला था, तभी अकीरा दौड़कर एक सुपर हीरो की तरह वहां आ जाता है और लड़की को बचा लेता है। पूरे कॉन्फिडेंस में वो केम्चो से पूछता है कि वो कैसा लग रहा है उस कॉस्ट्यूम में। केम्चो को तो वो बैला लग रहा था, पर उसका मोरल डाउन ना हो इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोलता। असल में जो सूट अकीरा ने चूज किया था वो माइक्रोफाइबर से बना होता, जिसको शार्क के नुकीले दांत भी काट नहीं सकते थे। इसे ज़ॉम्बी से उसे कोई खतरा नहीं है। बाकी के लोग भी एक्वेरियम की तरफ आने लगते हैं और हैरानी से वही पहले वाली लड़की जो अकीरा को दुकान पर मिली थी वो भी उनमें शामिल थी। उसे इंप्रेस करने के चक्कर में वो सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुला लेता है। केम्चो सभी लोगों को एक्वेरियम के अंदर का रास्ता दिखाता। अकीरा के ऊपर ज़ॉम्बीज चढ़े जा रहे थे। अब हालांकि उस सूट की वजह से उसे कोई इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, पर जब एक ज़ॉम्बी उसे कस के काटता है तो उसे जोर का दर्द होता है। जल्दी ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस पर लदने लगते हैं। अकीरा केम्चो को मदद करने के लिए बुलाता है, पर केम्चो मना कर देता है क्योंकि सूट एक ही था। वो कहता है कि हमें तुम पर भरोसा है अकीरा, तुम सब संभाल लोगे। कुछ देर मशक्कत करने के बाद अकीरा ज़ॉम्बीज को ब्रिज पर से नीचे फेंक देता है, पर जब बेचारा मुड़कर देखता है तो पाता है कि लड़की उससे जरा भी इंप्रेस नहीं हुई। एक्वेरियम के अंदर सभी लोग रेस्ट करते हैं। जिस लड़की को अकीरा ने बचाया था वो जान बचने की खुशी में रोए जा रही थी। केम्चो अकीरा की तारीफ करता है कि उसने एक सच्चे हीरो वाला काम किया, बस उसकी कॉस्ट्यूम थोड़ी बेकार है। वो नोटिस करता है कि अकीरा उस लड़की को काफी देर से घूर रहा है, इसलिए उसे जाकर एक बार बात करने को बोलता है। अकीरा उसके पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि अगर उसे याद हो तो वो टोक्यो में दुकान पर मिले थे। लड़की बोलती कि उसे याद है, पर वो फिर भी उससे इंप्रेस्ड नहीं लग रही थी। जब अकीरा उसे उसका फोन नंबर मांगता है तो नंबर देने की जगह वो अकीरा को बेगैरा और उसकी लापरवाह हरकतों पर उसे ज्ञान देने लगती है। वो कहती है कि जो उसने बाहर किया वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत कम है, जिस वजह से उसे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ रही है। केम्चो अपने दोस्त को डिफेंड करने की कोशिश तो करता है, पर लड़की का लॉजिक सच्चा था, इसलिए वो उसका तोड़ निकाल ही नहीं पाता। अचानक से एक्वेरियम में बहुत जोर की आवाज गूंजती है। अकीरा और केम्चो दौड़कर चेक करने जाते हैं और पाते कि हॉल में पानी भर रहा है। तभी सामने से एक बड़ी सी व्हाइट शार्क आ जाती है और उससे भी भयानक बात ये थी कि उसके पैर निकले हुए थे। वो चिल्ला के सभी को वार्न करते हैं और पूरे एक्वेरियम में भगदड़ मच जाती है। शार्क एक्वेरियम की दीवारों को तोड़ डालती है और उनके पीछे पड़ जाती है। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैर कैसे निकला है, तो लड़की बताती कि शायद शार्क ने इन्फेक्टेड डाइवर्स को खा लिया होगा और अंदर पैरासाइट उसे कंट्रोल कर रहे होंगे। सभी लोग ऊपर वाले माले में भाग जाते हैं, पर इमरजेंसी एग्जिट को ज़ॉम्बीज ने ब्लॉक कर रखा था। लड़की को दूसरी एग्जिट दिखाई देती है और वो सभी को उधर जाने को कहती है। तभी वो इन्फेक्टेड शार्क उनके हॉल में आ जाती है। जिस लड़की को अकीरा ने पहले बचाया था वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर वो उसे किनारे ढकेल कर भाग जाती है। केम्चो और बाकी सब दूसरी एग्जिट से बाहर निकल आते हैं, पर अकीरा नोटिस करते हैं कि उसकी माशिका तो वहाँ है ही नहीं।
वो तुरंत उसे लेने वापस लौट जाता है। केमचो उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर डोर जाम हो गया था। लड़की खुद में ही कहती है कि उसे इसी वजह से बड़े ग्रुप का ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसी शार्क उस पर हमला करती है तभी अकीरा शार्क पर कूद पड़ता है और उसे गिरा देता है। लड़की कहती है कि तुम पागल हो जो अपनी जान को बार बार जोखिम में डाल रहे हो। पर अकीरा कहता है कि अगर उसे कोई सुंदर लड़की चाहिए तो उसे जानना बहुत जरूरी है, और उससे भी बड़ी बात, जब वो किसी को खतरे में देखता है तो उसे बचाता है। वो कहता है कि इसी का मतलब तो हीरो बनना होता है। कोई प्लान ना होने की वजह से दोनों उसी हॉल में भागते रहते हैं। लड़की के दिमाग में एक प्लान आया तो था, पर उसमें अकीरा को रिस्क लेना पड़ेगा। हालांकि अकीरा तुरंत मान जाता है। अकीरा शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है और लड़की कुछ ढूंढने चली जाती है। उसे याद आता है कि बिजली का झटका शार्क को कमजोर कर देता है। वो स्टोर रूम में हाई वोल्ट की बैटरीज खोदने जाती है। अकीरा शार्क के हमलों से जैसे तैसे बच जाता है, पर थोड़ी देर में लड़खड़ा कर गिर जाता है। अकीरा को लग रहा था कि अब उसका सफर यहीं तक है, पर तभी अपना केमचो अपने कपड़े उतारकर शार्क को अपने बंटी बबली दिखाकर अपनी तरफ बुला लेता है। शार्क लगभग केमचो को खाने वाली थी, पर तभी अकीरा हिम्मत जुटाकर उठ जाता है और शार्क को एक असली दुश्मन की तरह चुनौती देता है। उसी वक्त लड़की बैटरीज लेकर वहां आ जाती है और उसकी तरफ फेंक देती है। जैसी शार्क उसके पास आती है, अकीरा बैटरीज को आपस में जोड़कर सीधा शार्क के चेहरे पर मुक्का मार देता है। अब जब मॉन्स्टर मारा जा चुका था तो वो लड़की, केमचो और अकीरा साथ में वहां से निकल जाते क्योंकि बाकी सभी उनसे पिछड़ गए थे। अकीरा सुपर हीरो बनने वाले अपने सपने को लिस्ट से हटा देता है क्योंकि वो पूरा हो चुका था। केमचो उन्हें छेड़ता है कि उसकी और लड़की की टीम अच्छी बनेगी, जिससे अकीरा शर्मा जाता है। चलते चलते लड़की अकीरा की 100 बकेट लिस्ट वाली बुक देखती है। वो बताती है कि उसके पास भी अपनी एक लिस्ट है, पर अकीरा की बुक की तरह उसमें उसकी विशेष नहीं लिखी है, बल्कि रूल्स लिखे हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ेगी, ताकि वो खुद को ऐसे माहौल में जिंदा रख सके। वो बताती है कि उनका और अकीरा का गोल बिल्कुल अलग है। अकीरा बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो लड़की भी उसके लिए खास बन चुकी है। वो ये भी क्लियर करता है कि उसने उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं बचाया था, वो बस उसे बचाना चाहता था। हैरानी से उसकी सच्चाई से लड़की इंप्रेस हो जाती है। बाद में जब अकीरा और केमचो बाइक से अपने रास्ते जाने वाले होते हैं, तब लड़की बताती है कि वो अकेले चीजें हैंडल कर लेगी, पर वो जाते उससे पहले वो अकीरा को अपना नंबर देती है और अकीरा बहुत खुशी खुशी उसका नंबर ले भी लेता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। शिजुका का नंबर मिलने के बाद अकीरा को खुद पर गर्व महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, और अब जब केमचो उसका भाई उसके साथ है तो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गुन्ना अपने होम टाउन जाने का फैसला करता है। बाद में ये दोनों एक वॉच स्टोर में जाते हैं, जहाँ अकीरा को एक बहुत महंगी वॉच दिखती है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स चल रहा था, तो अगर वो उसे चुरा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी केमचो अकीरा को दिखाता है कि उसे और भी महंगी वॉच मिल गई। वो दोनों सूट और वॉच पहन लेते हैं और उनकी बकेट लिस्ट की एक विश और कंप्लीट हो जाती है। आधी रात को उन्हें पता चलता है कि उनका पानी खत्म हो चुका है और पूरे शहर की बत्ती गुल है। हालांकि उन्होंने अपना फोन तो चार्ज कर लिया था, पर वो न्यूज नहीं देख सकते थे। उन्हें पता था कि अब उन्हें सीरियस होना पड़ेगा। पर अकीरा केमचो से बोलते जरा आसमान को तो देखो। दोनों आसमान में तारों को इतना ज्यादा चमकते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने टोक्यो जैसे बड़े शहर में आसमान को इतना साफ कभी नहीं देखा था। तारों को देखने के बाद अकीरा को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। केमचो से दिलासा देता है कि चिंता मत करो, पक्का वो भी अभी जिंदा होंगे। अकीरा कहता है हाँ, क्योंकि उनकी अगली डेस्टिनेशन उसके होम टाउन गुन्मा की है। अगली सुबह केमचो और अकीरा गुन्मा निकलने के लिए अपना सामान पैक कर लेते हैं। पैकिंग हो जाने के बाद अकीरा अपने पुराने कमरे में जाता है और अपनी कॉलेज और ऑफिस लाइफ को अलविदा कह देता है। वो दोनों गुन्मा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा कहता है कि वहाँ पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग जाएंगे, और टोक्यो छोड़ने से पहले उसे एक चीज चुरानी है। केमचो को लगता है कि अकीरा शायद एक बंदूक चुराना चाहता है, लेकिन अकीरा कहता है कि उसे एक आरवी चाहिए ताकि वो गाड़ी में ही रुक सके और साथ में चिपक कर सो सके, उन्हें बाहर जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। दोनों को आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो एक आरवी के शोरूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें फिर से शिजुका मिल जाती है। अकीरा शिजुका को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसे लगता है कि किस्मत उन्हें बार बार साथ ला रही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें साथ ही रहना चाहिए। उन्हें पता चलता है कि शिजुका भी टोक्यो छोड़ने का प्लान बना रही है। अकीरा उससे उनके साथ गुन्मा चलने को कहती है। शिजुका साफ मना कर देती क्योंकि उन जैसे बेवकूफों के साथ सफर करने से उसका जरा भी फायदा नहीं होने वाला। बेचारे अकीरा का दिल टूट जाता है। केमचो फिर उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। शिजुका एक्सप्लेन करती कि उसने सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ मूवी देख रखी और उसे पता है कि एक आर्मी में ट्रैवल करना सबसे सेफ होता है। अकीरा फिर से एक्साइटेड हो जाता है कि उन दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है, पर वो फिर से मना कर देती है। केमचो फिर उसे याद दिलाता है कि उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस तो है नहीं, इसका मतलब उसे ढंग से गाड़ी नहीं चलानी आती, इसलिए गाड़ी अकेले चलाने से वो खुद को हर्ट भी कर सकती है। अकीरा फिर से एक्साइटेड होकर कहते हैं कि अब तो उसे उनके साथ चलना ही चाहिए। फिर वो शोरूम के अंदर जाते हैं। इतनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। शिजुका देखती कि कौन सी वाली एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में टिक पाएगी। उसे एक गाड़ी मिलती है जो कि आरवी जैसी थी भी नहीं, पर वो ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल ठीक थी और ज़ॉम्बीज के बीच से भी आराम से निकल जाती। हालांकि जब वो उन्हें दिखाने को बोलती है, तब तक उन दोनों की आंखें एक महंगी आरवी पे जम चुकी थी। अकीरा को बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि उसमें वो सब था जो उसे हमेशा से चाहिए था, पर शिजुका मना कर देती है क्योंकि सड़क पर फैली हुई गाड़ियों के बीच से निकलना उससे काफी मुश्किल होगा। फिर उन्हें वो वाली गाड़ी दिखाती जो उसने चुनी थी, पर केमचो बोलता है कि उसे भी थोड़े मजे कर लेनी चाहिए और खुद की पसंद की आरवी चूज करनी चाहिए। वो बोलती है कि मजे करना समय की बर्बादी है, पर तभी उसे एक विंटेज स्टाइल की आरवी दिख जाती है और वो उसे एक नजर में भा जाती है। वो सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें कौन सी आरवी लेनी चाहिए कि तभी ज़ॉम्बी शोरूम में घुस जाते हैं, जिस वजह से उन्हें सबसे पास में खड़ी आरवी को लेकर वहां से भागना पड़ता है। अकीरा और शिजुका आरवी में होते हैं और केमचो मोटरसाइकिल चला रहा होता है। हाईवे में केमचो नोटिस करता है कि सब कुछ कितना शांत है। शिजुका एक्सप्लेन करती है कि शायद लोगों के पास भागने का समय नहीं होगा क्योंकि वायरस बहुत तेज फैला। वो बताती है कि सिर्फ एक चीज है जो कि लोगों को इतने भड़कीले ज़ॉम्बीज में बदल सकती है और वो है वायरस।
हो सकता है कहीं ना कोई इस वायरस की वैक्सीन बना रहा होगा। हालांकि इसके बाद भी उसे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जॉब और उसके कलीग्स तब तक शायद बच ही नहीं पाए। घंटों तक ड्राइव करने के बाद गुमनाम शहर दिखाई देने लगता है। अकीरा थक गया था, इसलिए वो नजदीक के स्टॉप पर रुकने को बोलता है। अचानक से आरवी के टायर रोड के बीचों बीच बिछी हुई कीलों की वजह से फट जाते हैं। अकीरा दौड़कर केमचो को उठाने जाता है। केमचो को बाइक से गिरने की वजह से काफी चोटें आ गई थी। तभी वहां पर कई सारी बसेस आ जाती हैं और अकीरा अपने पुराने कोवर्कर गोंजो को वहां देखकर सहम जाता है। गोंजो और उसके साथियों को देखकर अकीरा को अपने ऑफिस के बुरे दिनों की याद आ जाती है। गोंजो बोलता है कि उसे ये देखकर काफी हैरानी हुई कि उसके जैसा लड़का भी ऐसी हालातों में जिंदा बच गया। अकीरा भी बोलता है कि उसे भी ये देखकर अच्छा लग रहा है कि गोंजो जिंदा है, पर तभी उसका शरीर डर और बुरी यादों की वजह से कांपने लगता है। गोंजो बोलता है कि उसकी आरवी को ठीक करने के लिए जो कुछ भी उसे चाहिए वो सारा सामान उसके पास है, पर अकीरा को उस सामान के बदले उसके लिए 2 दिन तक काम करना होगा। ये सुनकर अकीरा डर के मारे सदमे में चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो फिर से अपने पुराने ऑफिस वाले रूटीन में फंसने वाला है। शिजुका अकीरा को कांपते हुए नोटिस कर लेती है और गोंजो का सामना करती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो लोगों के साथ जबरदस्ती ये सब करता है ताकि वो उन्हें लूट सके और उनका इस्तेमाल कर सके। ज़ॉम्बीज़ पास आ जाते हैं और वो आगे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए प्रेशर में आकर अकीरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। गोंजो को उसके मुंह से हाँ सुनते ही तसल्ली मिल जाती है और वो उन्हें अपने साथ अपने ट्रक स्टॉप पर ले जाता है, जो कि गांजो ने हथिया लिया था। वहाँ पर अकीरा नोटिस करता है कि कई सारे लोग पहले से ही उस जगह पर काम कर रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। गोंजो अकीरा के कंधे पर हाथ रखता है और उसे मैनिपुलेट करता है कि उन्होंने तो कई साल साथ में काम किया और उसे भरोसा है कि उसे अब भी उसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान शिजुका केमचो की पट्टी कर रही थी। केमचो खुद को ब्लेम करता है कि अकीरा ने उसे चोट लगे होने की वजह से वो फैसला लिया होगा, पर शिजुका उसे रिएश्योर करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि उन्हें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या अकीरा सच में सिर्फ 2 दिन तक का ही काम करता है। अगले दिन अकीरा वही गधा मजदूरी शुरू कर देता है जो कि वो ऑफिस में बैठकर किया करता था। वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है और खुद को याद दिलाता है कि उसे बदलना है। फिर उसे एक कार्गो ट्रक में बियर के कार्टन्स मिलते हैं। वो उन्हें ले जाकर फ्रिज में रख देता है और सोचता है कि रात में जब सारे लोग थक कर आएंगे तो वो पार्टी कर सकते हैं। अचानक से गोंजो अंदर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है ये सब करने के लिए, और अकीरा डर जाता है। पर तभी गोंजो के दोस्त वहां आ जाते हैं और फ्रिज में रखी बियर देखते हैं। उन्हें लगता है कि गोंजो ने उनके लिए वो मंगवाई है, इसलिए वो उसकी तारीफ करते हैं। गोंजो कहता है हाँ मैंने ये तुम लोगों के लिए मंगवाई है, ये अकीरा की वेलकम पार्टी के लिए। ये सुनकर अकीरा अंदर ही अंदर गुस्से से खौलने लगता है। बाद में अकीरा नोटिस करता है कि गोंजो ज़ॉम्बी से तक काम करवा रहा है। गोंजो एक्सप्लेन करता है कि ज़ॉम्बीज़ बहुत काम किया, अगर उन्हें सावधानी से संभाला जाए तो। फिर वो अकीरा को डराता है कि वो भी उसके लिए किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है और वो उससे भी उन्हीं की तरह काम करवाएगा। ये सुनकर अकीरा खुद पर से काबू खोने लगता है और गोंजो के ऑर्डर्स उसके दिमाग को काबू करने लगते हैं। इस दौरान केमचो इस सोच में पड़ा होता है कि गोंजो अकीरा से उस तरह से बात क्यों करता है। हालांकि शिजुका को तुरंत समझ आ जाता है कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि गोंजो बिल्कुल उसके पापा की तरह था जो कि उसे अब्यूज करते थे। उसे रियलाइज होता है कि उसके और अकीरा दोनों के अंदर ही उस इंसान का डर बैठा हुआ है जिसने पास्ट में उनकी जिंदगी कंट्रोल करी थी। तो शिजुका को अपने पापा के साथ का पास्ट याद आता है। उसे एक बार सड़क पर एक लावारिस कुत्ता मिला था। वो उसे घर ले आए, पर उसके पापा ने उसे उस कुत्ते को रखने नहीं दिया और बोला इसे जहाँ से उठा कर लाई हो इसे वहीं छोड़ाओ। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी किसी कुत्ते को पालने में बर्बाद करे, क्योंकि वो चाहते थे कि शिजुका अपनी जिंदगी बनाने पर ज्यादा ध्यान दे। ना चाहते हुए भी शिजुका को उस कुत्ते को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकाया था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया गोंजो की पार्टी शुरू हो जाती है और उसके दोस्त अकीरा के ग्रुप को वेलकम करने के लिए बियर पीते हैं। हालांकि अपनी पार्टी में अकीरा नहीं होता, क्योंकि गोंजो उसे वेटर का काम पकड़ा देता है। जब उसके दोस्तों की बियर खत्म हो जाती है तब अकीरा उन्हें बियर सर्व करता है और उसे अपनी पुरानी ऑफिस वाली जॉब की याद आने लगती है। जब गोंजो की बियर खत्म हो जाती है तो एक बूढ़ी महिला उसे बियर सर्व करने आती है। वो तो बौरा जाता है, क्योंकि वो बस सुंदर लड़कियों की सर्व की हुई बियर पीता है। वो शिजुका को बियर सर्व करने का ऑर्डर देता है और जब वो उसके ग्लास में बियर डाल रही थी तो वो उसे गलत नजर से देखता है। वो बिना कुछ बोले बैठ जाती है और एक सांस में पूरा ग्लास गटक जाती है। गोंजो से एक बहुत भद्दा कमेंट पास करता है और फिर अकीरा को ऑर्डर करता है कि वो और बियर लेके आए उसके लिए। अकीरा धोखे से उसे एक खाली बोतल पकड़ा देता है, जिससे गोंजो फिर से गुस्सा हो जाता है। वो अकीरा के ऊपर भड़क जाता है। अकीरा इतना ज्यादा डर गया था कि वो हिल तक नहीं पाता। शिजुका चुपचाप ये सब देख रही थी कि गोंजो बिल्कुल उसके पापा जैसा है। जब से वो पैदा हुई थी वो वही सब करती थी जो कि उसके पापा उसे जबरदस्ती करवाते थे। और खुफिया बात तो ये थी कि शिजुका ने कभी उस कुत्ते को छोड़ा ही नहीं था। वो अपने पापा से छिपाकर उसका ध्यान रखती थी, यहाँ तक कि वो जानवरों की सेहत के ऊपर भी किताबें पढ़ती थी। वो कुत्ता उसके काफी क्लोज आ जाता है। एक दिन वो अपने पापा से बोलती कि उसे डॉक्टर बनना है, पर वो साफ मना कर देते हैं और डॉक्टर बनने के सिर्फ नुकसान बताने लगते हैं। शिजुका बेचारी का दिल तब टूट जाता है जब वो बताते कि उन्होंने उसके कुत्ते को ठिकाने लगा दिया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके पापा बताते गए कि क्या सही है और क्या गलत, और हर वक्त ये जताते रहे कि जो कंफर्टेबल और लग्जरी जिंदगी वो जी रही है वो सिर्फ उनकी देन है। गोंजो जब सबसे कहता है कि चुप रहो और काम पर ध्यान दो, ये सेम बात उसके पापा भी उसे बोलते थे। इसी वजह से उसकी बातें उसे चुभती हैं। अगले दिन शिजुका देखती कि गोंजो फिर से अकीरा पर चिल्ला रहा है। अकीरा धोखे से कैंस गिरा देता है, जिससे गोंजो भड़क जाता है। वो अकीरा पर हर चीज का इल्जाम लगाने लगता है। फिर इतना चिल्लाने के बाद गोंजो उसकी तारीफ करता है। वो अकीरा को बताता है कि आज़ादी बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उससे उसे खुद की सेफ्टी के बारे में सोचना पड़ेगा, पर अगर वो उसके अंडर में रहेगा तो वो उसके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि बस उसे उसके ऑर्डर्स मानने रहेंगे और उसकी जिंदगी खुद ब खुद आगे बढ़ती रहेगी। शिजुका गोंजो के मैनिपुलेट करने के तरीके को तुरंत समझ जाती है, क्योंकि उसके पापा भी सेम यही करते थे। एक बार गाड़ी में बैठे वो उसे बाहर के गरीब लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहे थे कि अगर उसे जिंदगी में जीतना है तो उसे उनके बनाए रूल्स को फॉलो करना होगा। हालांकि अब उसे पता चल चुका है कि वो सारे रूल्स उनके खुद के फायदे के लिए थे। जब शाम को सब रेस्ट कर रहे थे तब शिजुका से अकीरा का बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से उसकी 100 बकेट लिस्ट वाली बुक नीचे गिर जाती है। उसकी विशेष पढ़ती और जेन्युइनली स्माइल करती है और सोचती कि अकीरा कितना अजीब है, और फिर अपनी भी एक विश उसमें लिखती है। अगले दिन गोंजो के दोस्त शहर से सामान लेकर आते हैं, पर एक ट्रक में ज़ॉम्बी भी धोखे से कैंप के अंदर आ जाता है।
ट्रक स्टॉप पर अकीरा का 2 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और केमचो परेशानी के लिए माफी मांगता है। हैरानी से अकीरा रुकने का फैसला करता है। वो गोंजो से कही हुई बातों से मैनिपुलेट हो चुका था और अब उसे बाहर रहने में डर लगने लगा था, इसलिए उसे गोंजो की दी हुई सेफ्टी में रहना था। केमचो पूछते कि उसे क्या हो गया है। शिजुका बोलती कि उन्हें उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो अकीरा का फैसला है, उसमें वो दखल नहीं दे सकते। जब वो जा रहे थे तब अकीरा बोलता है कि उसे गोंजो की काइंडनेस को रीपे करना होगा। ये सुनकर शिजुका आग बबूला हो जाती है। उसे फिर से अपने पापा की याद आ जाती है। वो अकीरा पर चिल्ला देती है और कहती है कि तुम अंधे हो गया, जो तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि गोंजो सिर्फ तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है। वो खुलासा करती कि वो भी पहले उसी की तरह थी, पर अकीरा ने उसकी आंखें खोली और अब वो खुद की शर्तों पर जीती है। वो सबसे बोलती कि वो गोंजो को वहीं छोड़ के जा रही है। वो अकीरा से पूछती कि वो ज़ॉम्बी है कि इंसान, क्योंकि उसे पता है कि उसे भी अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है। शिजुका उसे उसकी बुक थमा देती है जिसमें उसने लिखा था कि उसकी विश है कि वो अपने बदतमीज बॉस की सिट्टी पिट्टी गुल कर दे। गोंजो गुस्सा आता है कि एक लड़की होकर ये सब करने की उसकी जरूरत कैसे हुई, और वो बुक लेकर फेंक देता है। जैसे ही गोंजो उसकी बुक पर पैर रखने वाला था तभी अकीरा को उस लिस्ट में लिखी हुई उन चीजों की याद आ जाती है जो कि उसने पूरी कर ली थी और उसे तब कितनी खुशी हुई थी। वो कूद कर अपनी बुक को बचा लेता है जिससे गोंजो दंग रह जाता है। अकीरा बोलता है कि वो जा रहा है क्योंकि उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। उसका एहसान ना चुका पाने के लिए माफी मांगता है पर कहता है कि अब वो रुक नहीं सकता। गोंजो के दोस्त तो अकीरा को उसकी बातों के जंजाल से बाहर आते हुए देखकर हैरान थे। तभी ट्रक आ जाता है और ड्राइवर कहता है कि इस बार बहुत तगड़ी चीज आया है वो, पर जैसे ही वो ट्रक का दरवाजा खोलता है ज़ॉम्बी कूद कर उसे काट खाता है। हर जगह भगदड़ मच जाती है। गोंजो सभी को शांत करने की कोशिश करता है ये कहकर कि वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है, हालांकि सब जगह भगदड़ मच जाती है। एक बस ड्राइवर इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो ट्रक ले जाकर बैरिकेडिंग में ठोक देता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज छूट जाते हैं। वो सब पर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए केमचो, अकीरा और शिजुका आरवी के ऊपर चढ़ जाते हैं। केमचो किसी को बचाने की कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो हर एक को नहीं बचा सकता। अकीरा फिर देखता है कि गोंजो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा है और उसे तुरंत एक प्लान सूझता है और वो गोंजो के लड़कों से उसकी मदद करने को कहता है। गोंजो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बीज उसके नजदीक आते हैं अकीरा फूड ट्रक लाकर उन सबका रास्ता रोक देता है। केमचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा गोंजो को बचा रहा है, पर अकीरा बोलता है कि किसी को मरने देने के लिए छोड़ देना उसकी बकेट लिस्ट में नहीं है। गोंजो ट्रक के ऊपर आ जाता है और उसके लड़के ज़ॉम्बीज के चारों तरफ ट्रक्स लगाकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अकीरा गोंजो के साथ वहां से निकल जाता है और पूरी जगह को आग लगा देता है। सब लोग अकीरा की बहादुरी को लेकर उसे चीयर करने लगते हैं। अकीरा शिजुका के पास जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। अचानक से गोंजो खड़ा हो जाता है और सबसे कहता है कि उन्हें अकीरा से सीख लेनी चाहिए और उसी की तरह काम करना चाहिए, पर सब साफ मना कर देते हैं कि अब उनका हो गया। उसे डिक्टेटर बोलते हैं और कहते हैं कि अकीरा उनसे कहीं अच्छा है। वो उसे रुकने की भीख मांगता है पर कोई नहीं रुकता। एक एक करके सब चले जाते हैं और वो अकेला वहीं रोता रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।